हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड और उसके सारे केसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉपलर इफ़ेक्ट होता क्या है। तो देखिए, डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है कि अगर हम देखें कि सोर्स मतलब कोई साउंड सोर्स है और दूसरा ऑब्जर्वर, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो हमें ये फील होता है कि या तो फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ी हुई दिख रही है या हमें फ्रीक्वेंसी घटी हुई दिख रही है। देयर मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हम डॉपलर इफेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब जैसे अगर हम देख रहे हैं कि एक स्टैटिक सोर्स है और एक मूविंग सोर्स है, तो इन दोनों के वेव में चेंज दिखाई देता है। जैसे स्टैटिक सोर्स है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने वेव को प्रोपागेट करता रहता है, और अगर हम देखें कि अगर ये सोर्स आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये जैसे कि ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की वेवलेंथ को बढ़ाएगा और आगे वाली वेवलेंथ हमारी कम हो जाएगी। तो अगर आगे वाली वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रिक्वेंसी हमें बढ़ी हुई फील होनी चाहिए, और अगर पीछे ही हम देख रहे हैं इसके वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटी। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जैसे कि हम पहला केस मान लेते हैं कि व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो पहले केस में हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 तरह के ऑब्जर्वर लेते हैं। एक ऑब्जर्वर 1 हम देख रहे हैं, ये भी स्टेशनरी, और एक ऑब्जर्वर 2 है। एक पुलिस वैन जो कि ही साउंड सोर्स है वो ऑब्जर्वर 1 की ओर जा रही है, और ऑब्जर्वर 2 को अगर देखें तो ऑब्जर्वर 2 से वो दूर जा रही है। यानी इस समय ऑब्जर्वर 1 और सोर्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस घट रही है। दैट मीन्स ये इसके पास आ रहा है, और ऑब्जर्वर 2 और सोर्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब कि ये इससे दूर जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर 1 दिख रहा है, एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर 2। दोनों में अंतर क्या देखने को मिला कि जिस ऑब्जर्वर के पास सोर्स जा रहा है वहां पर वेवलेंथ क्या हो रही है, स्मॉल होती जा रही है, और साथ में फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। यानी इसे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है। यानी इस ऑब्जर्वर को हम ऑब्जर्व क्या होगा कि जो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन है ज़्यादा या कम, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये केवल सोर्स के मूव करने नहीं, ऑब्जर्वर भी अगर मूव करे स्टेशनरी सोर्स की ओर तब भी ये होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सोर्स एज्यूम कर लिया कि सोर्स है और सोर्स स्टेशनरी है। अब ऑब्जर्वर को मूव करें तो हमने 3 अलग अलग तरीके के ऑब्जर्वर ले रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जर्वर 1 है जो कि मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, यानी सोर्स की ओर जा रहा है। एक ऑब्जर्वर 2 है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर का केस ले लिया जाए ऑब्जर्वर 2 और सोर्स के बीच में, तो नो रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच में जो ये जनरेट करेगा वही ये सुन लेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 3 की बात करें, ऑब्जर्वर 3 जो कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ऑब्जर्वर 3 जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उसे कैसी फील होगी, फ्रीक्वेंसी घटी हुई फील होगी, और जो ऑब्जर्वर 1 होगा उसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ी हुई फील होगी। कैसे, तो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। एक देखा जाए कि जनरल न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्विक रिवीजन के लिए हम देखते हैं कि क्विक रिवीजन के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है जो हम कंडीशन के साथ लेते हैं, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ साउंड। तो ये सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और अगर हम साउंड की डायरेक्शन ऑफ साउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ साउंड हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर है, ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब इसमें हमने क्या क्या टर्म माना है, जैसे हमने v को माना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, Vs को माना है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, Vo को माना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, F को माना है रियल फ्रीक्वेंसी, F डैश को माना है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये देख रहे हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में जा रहे हैं, या हम ऐसा भी
कह सकते हैं कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स मूविंग ऑब्जर्वर, यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। अब वी ओ वी एस अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इस कंडीशन के लिए कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर दोनों ही साउंड की डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय एफ फ्रीक्वेंसी जो हमें अपेरेंट फील होगी, एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। ये इसको हम एक जनरल फॉर्मूले की तरह मेमोराइज रखेंगे, जिससे हम कोई भी फॉर्मूले को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक केस हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हमने एक सोर्स लिया, ऑब्जर्वर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, साउंड की डायरेक्शन डिसाइड कर देंगे, वेव की डायरेक्शन। तो वेव की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो वी की डायरेक्शन हो गई सोर्स टू ऑब्जर्वर। इस समय सोर्स जो है वो साउंड की डायरेक्शन में जा रहा है और ये रुका हुआ है, यानी वी ओ की वैल्यू 0 रख देते हैं और वी एस की वैल्यू एज इट इज वी माइनस वी एस। इस कंडीशन में हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमें क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होनी चाहिए। न्यूमेरिकली देखें, अगर ये वी एस 0 होता तो एफ डैश और एफ इक्वल होते, लेकिन ये वी माइनस वी एस यानी नीचे वाली वैल्यू घट रही है, इसका मतलब एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। तो हमारा प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल दोनों फॉर्मूले एक जैसे आ रहे हैं। इसके बाद एक अगला केस लिया जाए, केस नंबर 2, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी सोर्स की डायरेक्शन पलट गई, साउंड से अपोजिट हो गई, तो यहाँ डायरेक्शन हम पलट देंगे, यानी माइनस था तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यूमेरिकली एफ डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस। ये इस तरीके से हमारा चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आते हैं। यहाँ पर हम सोर्स को रोक रहे हैं, ऑब्जर्वर को मूव करा रहे हैं, यानी व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो यानी सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर, तो इस समय अब ये आ रहा है, यानी इसने साउंड की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो हम डायरेक्शन साइन भी अपोजिट लगाएंगे। तो एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी ओ अपॉन वी। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, हम जो देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम देखें कि वीओ अगर 0 होता तो रियल और अपेरेंट एक जैसे होते, लेकिन वीओ यहाँ है तो ये वैल्यू ऊपर वाली बढ़ रही है, यानी एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, यानी अपना थ्योरी और न्यूमेरिकल एक जैसे। केस 4 लिया जाए कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो अगर सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है तो प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। तो यहाँ देखा जब न्यूमेरिकली क्या आ रहा है, एफ डैश इक्वल टू एफ, ये इसकी डायरेक्शन में ही है तो वी माइनस वी अपॉन वी, यानी यहाँ पर भी हमें फॉर्मूले में देख रहे हैं तो एफ डैश इज लेस देन। तो इस तरह से हम सो मेनी केसेस डॉपलर के बना सकते हैं, बट अपना न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम, कि इस कंडीशन को अगर हम मेमोराइज रखें तो हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चल आगे की केसेस अगर देखे जाए कि हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रुथ, कि डॉपलर इफेक्ट ऑलवेज ऑब्जर्व्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी डॉपलर इफेक्ट जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि डॉपलर इफेक्ट ऑलवेज ऑब्जर्व्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड, तो उस डायरेक्शन की लाइन में होना चाहिए। अब जैसे हमने ले लिया कि एक हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल सिचुएशन लेते हैं कि एक वी से जा रहा है और ये अल्फा है एंगल, और ये वीओ से इधर की ओर आ रहा है। अगर हमने सोर्स से ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ की है, मतलब डायरेक्शन ऑफ साउंड देख रहे हैं, तो उस समय ये जो इससे बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है, ये इससे जो बना रहा है वो बीटा एंगल बना रहा है अलोंग दी लाइन। तो इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हम इस वी एस के कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आएगा वी एस कॉस अल्फा, वीओ का निकालेंगे तो आएगा वीओ कॉस बीटा। अब जरा क्वेश्चन को हम केवल इस लाइन के अलोंग देखेंगे तो हमें क्या लग रहा है कि सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर साउंड जा रही है, सोर्स भी इन डायरेक्शन ऑफ साउंड जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर की डायरेक्शन साउंड की डायरेक्शन से पलट गई है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने याद रखा था एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी ओ, तो माइनस वी ओ की जगह हो जाएगा वी ओ प्लस में कॉस बीटा, और ये तो इसकी डायरेक्शन में ही जा रहा है सोर्स, तो v इक्वल टू वी, ये यहाँ पे ये चेंज हमें यहाँ दिखाई देना है माइनस, ये हमें माइनस होगा, ये माइनस, तो v प्लस वी ये हमें एडिट करना है, एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी एस कॉस
अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस देखें, उससे पहले इम्पॉर्टेंट केस से पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पर कैसा आता है। तो ये आप अब देखेंगे तो ये मेडिकल एग्जाम का एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है अ सोर्स ऑफ साउंड इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 100 हर्ट्ज एंड ऑब्जर्वर ओ इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वर ओ लोकेटेड एट सम डिस्टेंस from each other. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degree. With the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. Observer is at rest. यानी observer rest में है। और figure. The apparent frequency हमें देखनी है, तो हमें ये लाइन साउंड की लाइन कौन सी है? तो सोर्स और ऑब्जर्वर में ये है लाइन जो कि सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाती है। दैट मीन्स लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये तो ये v से जा रहा है, यानी इसके लॉन्ग अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो आएगा vs cos 60। अब इसको भूल जाएं, केवल इसको अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हो गया कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फॉर्मूला लगा दिया f डैश इक्वल टू एफ v अपॉन v माइनस vs cos 60। cos 60 की वैल्यू रख दी है, सॉल्व किया तो हमें पता चल रहा है f डैश इक्वल टू एफ 330 डिवाइडेड बाई 320 के अप्रॉक्स, यानी ये माइनस कर दिया 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 103.8 हर्ट्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 103 हर्ट्स। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स हम डायरेक्शन वाले करते हैं। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है केस डॉपलर इफेक्ट, इको प्लस बीट्स। हम इसमें तीनों देख रहे हैं। इको का सबसे पहले ये जान लें कि इको मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन में टकरा कर लौटने वाले में सोर्स बदलता नहीं है, इसलिए फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं पाया जाता, वेलोसिटी में चेंज नहीं पाया जाता, तो वेवलेंथ भी सेम होती है, यानी रिफ्लेक्शन वाले में। तो हम एक ऐसा केस ले रहे हैं कि कार है जिसमें ड्राइवर साउंड ब्लो करते हुए एक हिल या काफ़ी हाई वॉल की तरफ आ रहा है। अब इसमें ये इससे हाई हिल की ओर आ रहा है। इसका मतलब कि ये सोर्स भी यही है और ऑब्जर्वर भी यही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा? एक तो ये रियल सुनेगा, जो एफ डैश जनरेट होगा वो सुनेगा, और एक टकरा के आएगी वो सुनेगा। साथ में ये चूंकि इसकी ओर जा रहा है, तो इसकी ओर अगर जा रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज फील होगा। तो इसके लिए हमें 2 स्टेप में ये क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में एक एज्यूम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन माउंटेन। ये हमने ऑब्जर्वर अपना माना है कि यहाँ अगर ऑब्जर्वर होता, ये सोर्स इसकी ओर आता, तो ये क्या सुनता? जो सुनता वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी ये क्या सुनता? तो इसका पहला केस हो गया कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। हमने पहला केस लगा दिया ये। ठीक है, इसके अगले वाले स्टेप में अगर हम देखें तो अगले वाले स्टेप में हमें क्या मानना है? नाउ ऑब्जर्वर ऑन माउंटेन बिहेव लाइक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ डैश। जो ये एफ हमारे पास ये एफ डैश जनरेट हो रहा है, इसी फ्रीक्वेंसी का हमने मान लिया कि ये होगा। अब अगले ही केस में क्या आ रहा है कि नाउ ऑब्जर्वर ऑन माउंटेन बिहेव लाइक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ डैश। और अब इसके लिए सिचुएशन क्या होगी कि ये जो ड्राइवर था जो कि साउंड ब्लो कर रहा था, अब वो बिहेव करेगा कैसा? अब वो बिहेव करेगा सोर्स की ऑब्जर्वर की तरह। और अब सोर्स हो गया माउंटेन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर था अब सोर्स बिहेव करेगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है ये। तो अब जरा आए तो साउंड की डायरेक्शन पलट जाएगी। अब अगर हम देखें तो सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर इसकी ओर आ रहा है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, रख दिया एफ डैश की वैल्यू, तो इन टर्म्स ऑफ एफ हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको अच्छे से हमें करना है। तो डॉपलर इफेक्ट के इस तरह बहुत सारे हमें केसेस और क्वेश्चंस मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से करिएगा। ये क्विक रिवीजन था। थैंक यू सो मच। एक वीडियो में इसमें मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कराऊंगा। थैंक यू सो मच।